हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आज का चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अगर आप रुचि रखते हैं यूनिवर्स के बारे में, प्लैनेट के बारे में या डिस्कवरी चैनल ज़्यादा देखते हैं तो ये आपको अच्छा लगेगा। ये चैप्टर आपका काम का है और 11th में ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर में माना जाता है। ग्रेविटेशन एक तरह का फोर्स है और आप लोग समझ लो, किसी चीज़ को बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए फोर्स का ज़रूरत पड़ता है। तो लेकिन ये बिगाड़ने वाला फोर्स नहीं है, ये बिगाड़ने वाला तब फोर्स हो जाता है जब ये रिपल्सिव फोर्स होता है। ये कुदरत का फोर्स है, नेचर का फोर्स है, और नेचर का फोर्स ये अट्रैक्टिव है। ये कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है जो सबको एक दूसरे को पकड़ करके रखा हुआ है। तो हम एक शॉर्ट में ये बोलना चाहते हैं, ये जो तुम यूनिवर्स देख रहे हो, गैलेक्सी देख रहे हो, गैलेक्सी क्या बोले, हम पूरे ब्रह्मांड का बात कर रहे हैं, उसमें तो कितने भी गैलेक्सी होंगे। अगर ये देख रहे हो तुम्हारे पास, तो वो टिका हुआ है और अस्तित्व में है क्योंकि ये ग्रेविटेशन फोर्स के चलते। इसलिए ये चैप्टर ही अलग है तुम्हारा। तो तुम्हारा ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? इस फोर्स के बदौलत बना हुआ है। तो चलो इस फोर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं, ये किस तरह का फोर्स होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है, ये जो भी फोर्स होता है सेंट्रल फोर्स होता है, मतलब सेंटर से ऑपरेट करता है, ये सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स होता है। दूसरा, ये कंजर्वेटिव फोर्स के काउंट में भी आता है। कंजर्वेटिव फोर्स हमने आपको पहले भी बताया, कंजर्वेटिव फोर्स उस फोर्स को बोला जाता है जिसमें पाथ पर वो डिपेंड नहीं करता, जैसे लाइक फ्रिक्शन पाथ पर डिपेंड करता है, तो वो फोर्स तुम्हारा नॉन कंजर्वेटिव है, ये कंजर्वेटिव फोर्स में काउंट आता है। तीसरा इसका प्रॉपर्टी जो है, ये अट्रैक्टिव नेचर का है, सबको पकड़ के रखा हुआ है, हमको, आपको, एक डस्ट पार्टिकल को, आपका जो अर्थ है, जो हम लोगों के लिए जितना भी ये एटमॉस्फेयर है, बादल है, ये सबको पकड़ के ये रखा हुआ है, कहीं ये चला ना जाए दूसरे प्लेनेट। ये जो वर्षा हो रहा है सबके पीछे, इसके पीछे ये जो बादल आप लोग देखते हैं, इसको भी पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हर जगह जो हम लोगों के लिए ऑक्सीजन, हर एक तरह का जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिस तरह का सभी गैसेस का मिक्सचर जितना भी है, वो उसको भी, गैस को भी पकड़ करके रखा हुआ है, जो एक यूनिफॉर्म कंडीशन या परफेक्ट कंडीशन अर्थ को देता है, एक जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं और हमारे सामने एक जो लिविंग थिंग्स का आप लोग एक देखते हैं, सर्कल देखते हैं, इन सभी के पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स का ही हाथ होता है। लेकिन ये आपको जान करके हैरानी भी होगा, ये इतना ब्रह्मांड में लगने वाला फोर्स जो ब्रह्मांड को संभाले हुए है, वो सबसे नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स भी होता है। अगर बात किया जाए नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन होता है, तो नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होता है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या बोलते हैं बच्चा लोग? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस टॉपिक से आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। चलिए फाइंड करके देखते हैं क्या करना है। जैसे एक बॉडी यहाँ ले लिए, न्यूटन सर बोलते हैं 2 बॉडी। ग्रेविटेशनल फोर्स एक सिंगल बॉडी पर नहीं लगेगा, आपको मिनिमम 2 बॉडी चाहिए ही चाहिए। अब ब्रह्मांड में इतने सारे बॉडी हैं, आप 2 बॉडी कोई भी ले लीजिए, ब्रह्मांड का कोई भी 2 बॉडी ले लीजिए। इस बॉडी का मास m1 है और इस बॉडी का मास m2 है। आप यहाँ से डिस्टेंस काउंट ना करें, ये गलत हो जाएगा, ये कभी गलती से भी नहीं करना है। ये सेंट्रल फोर्स होता है, आप इसके सेंटर से ही डिस्टेंस को नापिएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी क्या है बच्चा लोग? r है। ठीक है, 2 बॉडीज़ हमने लिया है। ठीक है, आप सिंगल बॉडीज़ पर कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए 2 बॉडी, कम से कम 2 बॉडी होना तो अनिवार्य है, उससे ज़्यादा होगा और अच्छी बात है। फिलहाल 2 बॉडी रिक्वायरमेंट, अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए तो 2 बॉडी होना चाहिए। 2 बॉडी का मास m1 और m2 है। क्लियर है? उसके बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चा लोग? r है। न्यूटन्स क्या कहते हैं
कि F इज़ डायरेक्टली, F का मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, F का मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ये स्टेटमेंट 1 है। जितना ज़्यादा इन दोनों बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। पहला स्टेटमेंट यही है। दूसरा स्टेटमेंट न्यूटन्स के द्वारा दिया गया है कि जितना बीच का, इन दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस को तुम बढ़ाओगे, जब दो बॉडी के बीच के डिस्टेंस को जितना दूर करोगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कमज़ोर होता जाएगा, उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कमज़ोर होता जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग 1 and 2, आप जैसे ही इक्वेट करते हैं Fg इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी टूटेगा, एक कांस्टेंट बैठाएगा। ये क्लास 10 से आप लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी को तोड़ोगे तो एक कांस्टेंट तो बैठाना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग कांस्टेंट बैठाते हैं। एफ जी, यहाँ का कांस्टेंट जी क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हुआ, और m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये इतना इजी तरीके से आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मिल चुका है। कोई डेरिवेशन, 2 स्टेप में डेरिवेशन आप कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें एग्ज़ाम में क्या आएगा, मेरे हिसाब से ये जी के बारे में आपसे पूछ दिया जाएगा। जी क्या है, जी इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसके हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बच्चा लोग, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में आप कहीं पर भी चले जाइएगा इसका कांस्टेंट नहीं बदलेगा। जैसे एक वैल्यू आपको ये जी, जो आप लोग बहुत दिनों से जानते हैं, जी इज ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये कुछ खास कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये कुछ दूरी पर ही माउंट एवरेस्ट तक ही चढ़ोगे ना तो जी आपका चेंज हो जाएगा। अगर आप इक्वेटर पर जाओगे ना तो जी चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह का कांस्टेंट है जो वैरी कर सकता है। लेकिन आप अगर मंगल ग्रह पर चले जाओ, जुपिटर चले जाओ, मार्स चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, ये जी का वैल्यू आपको नहीं बदलेगा। इसलिए इसे हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू याद रखोगे, जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। इसका यूनिट भी आपको याद रखना है। यूनिट देखो, जी का यूनिट निकालना है ना बच्चा, जी का यूनिट निकालना है तो फोर्स को क्या चीज़ में नापोगे, न्यूटन में, डिस्टेंस को क्या चीज़ में नापोगे, मीटर स्क्वायर में, मास को क्या चीज़ में नापोगे, केजी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नहीं लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? तो ये आपका हुआ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है? अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन बना करके देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। चलिए इसको एक क्वेश्चन से बना करके देखते हैं। जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपका मास यहाँ पर, तीनों का मास सेम ही ले रहे हैं, m वर्टिसेस पर तीनों का मास सेम है, a b c, ये तीनों जगह का मास आपका सेम है। इस बॉडी का कहीं सेंट्रोइड है, इस पॉइंट को हम लोग g बोल रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी तुमको दिया हुआ 1 मीटर, ये भी डिस्टेंस 1 मीटर, ये भी डिस्टेंस 1 मीटर।
और इस जगह एक मास रखा हुआ है जो कि इनका डबल मास है, मतलब 2m मास है। फिगर समझ में आ रहा है? तो टोटल कितने बॉडीज हो गए? आपका 4 बॉडी हो गया, 1 2 3 4। फोर्स बनाने के लिए कितने चाहिए आपको? फोर्स बनाने के लिए मिनिमम 2 बॉडी चाहिए, मिनिमम 2 बॉडी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स एट जी। इस जी पॉइंट पर आप टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स हमको निकाल करके बताइए कि टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो रहा है इस जी पर। ठीक है, इस जी पॉइंट पर आपको देखना है। तो यहाँ पर 3 फोर्स बच्चा लोग बनेगा। फोर्स बनने के लिए जैसे 2 बॉडी चाहिए, तो ये 2 बॉडी, एक बॉडी ये हो गया 2m, एक बॉडी ये हो गया। उसके बीच का दूरी क्या दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है। तो एक फोर्स तो ये बनाएगा, एक फोर्स तो ये पेयर भी बनाएगा, और एक फोर्स ये पेयर बनाएगा। ठीक है, आप यह ना सोचे कि ये दोनों बनाएगा, ऐसा नहीं दिया गया है। आपको यहाँ का फोर्स नहीं निकालने बोला है, आपको जी पॉइंट पर टोटल फोर्स निकालने बोला है। तो जी से ही आपको सबका पेयर बनाना है। जैसे यहाँ पर हम क्या बोले हैं? फाइंड द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स एट जी। सबका पेयरिंग आपको जी को लेकर के करना है। अब आप सोच रहे हैं कि 2 बॉडी तो सर इधर से भी हो जाएगा, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, ऐसा नहीं सोचना है, ये गलत है। आपको हम जो क्वेश्चन दिए हैं कि कहाँ पर टोटल हमको फोर्स चाहिए, टोटल फोर्स चाहिए, उस पॉइंट को हमने इंडिकेट किया है, और वो क्वेश्चन में है जी पॉइंट पर। वहाँ का मास क्या है? 2m है। उसके साथ पेयरिंग बनाइए, उसके साथ। तो ये और ये एक पेयर बन सकता है, इसको आप छोड़ करके नहीं बना सकते हैं। फिर ये और ये एक पेयर बना सकता है, और ये, तो टोटल 3 ही पेयर बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये पेयर पहला फोर्स बनाएगा जो कि F1 मान लेते हैं, ये पेयर जो बनाएगा F2 मान लेते हैं, और ये जो पेयर बनाएगा F3 मान लेते हैं। एक एक करके ये तीनों फोर्स निकाल लेते हैं। तो F1 जब निकालने बैठे तो हमको G चाहिए, G दिया। बॉडी का मास चाहिए, एक बॉडी का मास 2m है और एक बॉडी का मास m है। बीच का दूरी 1 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा? 2gm² आया। ऐसा ही करके F2 निकालो बच्चा लोग, G है। अब देखो F2 में भी क्या देखने को मिलेगा? वही पेयर का मास है, मास सेम है, देख रहे हो ना, मास सेम है, और बीच का दूरी भी तो सेम ही है। तो फोर्स सेम नहीं होगा? एकदम होगा, फोर्स भी सेम ही आएगा। तो यहाँ पर भी 2gm² ही मिला। और ठीक इसी तरह से F3 भी जब निकालोगे तो G होगा, 2m होगा, उसका भी तो वही पेयर है बच्चा लोग, इक्वल टू m और 1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 2gm², ये आपका तीसरा फोर्स। तो आपको यहाँ पर देखने से यह पता चल रहा है कि तीनों फोर्स बराबर है। F1 F2 के बराबर है, F2 F3 के बराबर है, और सब कितना बराबर है? 2gm² के बराबर है। तो बच्चा लोग जब ऐसा कंडीशन हो कि सभी तो बराबर ही है, तो उसको एक लेटर F में मान लो, F1 F2 F3 करके ना लिख करके क्या बोलो? F में मान लो। तो अब ये 1 हम हटा रहे हैं, ये 2 हटा रहे हैं, ये 3 हटा रहे हैं। 1 F1 F2 F3 ये इंडिकेट करता है कि सबका अलग अलग फोर्स है। लेकिन हम लोगों को निकालने के बाद इसका मैग्नीट्यूड से क्या पता चला है कि फोर्स तो सब सेम है। तो सभी F F F। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? लेकिन हमको यहाँ क्या करने बोला है? टोटल करने बोला, अलग अलग नहीं निकालना बोला है, टोटल करने बोला है। तो टोटल कैसे करोगे? FR, R का मतलब रिजल्टेंट लिख दो, या टोटल फोर्स करने के लिए तुमको F1 + F2 + F3 को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन तुम जानते हो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को जोड़ नहीं सकते हो, इसके साथ इसका डायरेक्शन भी देखना पड़ता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन को भी आपको देखना पड़ेगा।
अब इस चीज़ को फॉलो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन, इसलिए एफ वेक्टर में हम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? वेक्टर में लिख रहे हैं। अब वेक्टर के नाम से सुन करके डरना नहीं है। जैसे ये और ये हमने इसे एक्स एक्सिस मान लिया और इसे वाई एक्सिस मान लिया, कोई दिक्कत है आपको? ये लाइन वर्टिकल लाइन को हमने वाई मान लिया और इसको हॉरिजॉन्टल को एक्स मान लिया। अब देखो क्या होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका ये एंगल कितना हो जाएगा? 30। पूरा एंगल कितना होता है? 60 होता है ना बच्चा, तो आधा आधा कितना होगा? 30 डिग्री एंगल होगा। क्या होगा? 30 डिग्री एंगल होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये 30 डिग्री एंगल। तो देखो यहाँ एक जेड बन रहा है, क्लास 8 में पैरेलल लाइंस पढ़ा होगा, तो देखो यहाँ जेड बन रहा है, तो जेड बन रहा है तो बच्चा ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये फोर्स दो भागों में रिजॉल्व हो जाएगा। क्यों? ये 90 के बीच में आ गया है, देख रहे हो? हाँ, ये वाई डैश हो गया, इधर भी बढ़ा दो तो ये एक्स डैश हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा एक्स डैश हो गया। ये भी तुम्हारा एंगल कितना है? 30 है। देखो यहाँ से भी जेड बन रहा है, तो ये भी तुम्हारा कितना एंगल आएगा? 30 एंगल आएगा। कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। ये भी फोर्स 90 के बीच में पड़ रहा है या नहीं? एकदम पड़ रहा है। तो जो फोर्स 90 के बीच में आ रहा है, 90 एंगल 90 के बीच में आ रहा है, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको रिजॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? एफ कॉस 30 डिग्री। एक्स के तरफ है तो वेक्टर में क्या लिखते थे? आई हो गया। फिर यहाँ क्या लिखोगे? एफ, यहाँ पर बोलिए यह थीटा है, तो यहाँ एफ साइन 30 क्या लिखोगे? जे माइनस में लिखोगे। क्यों? ये ऊपर में देखो, ये एक्सिस यहाँ पर प्लस जे होगा, यहाँ माइनस जे होगा, और यहाँ पर प्लस आई होगा, और लेफ्ट साइड क्या होगा? माइनस आई होगा। तो यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक, इसको भी रिजॉल्व करते हैं इसी तरीके से। तो माइनस एफ साइन 30 डिग्री जे, और यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे तो एफ कॉस 30 डिग्री क्या लिखने बोलोगे? आई, लेकिन माइनस में, लेफ्ट साइड है ना बच्चा, इसलिए। और ये तो तुम्हारा परफेक्ट जे में ही है, इसमें है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो जे में ही है। अब इस चीज़ को हम फ्रेश कर लेते हैं तुमको समझाने के लिए। देखो, एक फोर्स इधर है, दो फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है। इधर तुम्हारा क्या लिखा हुआ है? एफ कॉस 30 डिग्री आई, और यहाँ पर एफ कॉस 30 डिग्री आई बट माइनस में, और यहाँ पर एफ जे लिखा हुआ है, और यहाँ पर एफ साइन 30 डिग्री जे लिखा हुआ है, लेकिन माइनस में, और माइनस साइन 30 डिग्री जे लिखा हुआ है। पूरा रिजॉल्व कर लिए, ये समझ में आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको एफ आर निकालने के लिए टोटल बोला गया है, सबको जोड़ देंगे। जैसे एफ जे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, माइनस एफ साइन 30 डिग्री जे माइनस एफ साइन 30 डिग्री जे। क्लियर है? उसके बाद क्या है? इसको मिटा देते हैं। आगे चलिए, ये हो गया, ये दोनों हो गया। अब ये प्लस एफ कॉस 30 डिग्री आई माइनस एफ कॉस 30 डिग्री आई। बच्चा लोग ये कट गया, ये प्लस माइनस में कट गया, ये दोनों जुट गए, एफ आर। ठीक है, तो एफ जे माइनस 2 एफ साइन 30 डिग्री जे। ठीक है, साइन 30 डिग्री कितना होता है बच्चा लोग? 1/2 होता है। ये कट गया, और ये आपका क्या है? जे। अब देखो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है? माइनस जे। ये कट के कितना हो गया बच्चा? 0। नेट फोर्स आपका क्या आंसर निकला बच्चा? 0। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है? कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? 0 लग रहा है। जबकि फोर्स था 3 फोर्स था, लेकिन उसका टोटल कितना हुआ? 0 हो गया है। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत? इसी क्वेश्चन को
थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं और देखते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके देखिए आप लोग। जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब हम मास यहाँ 2m दे रहे हैं, यहाँ पर भी मास 2m था और यहाँ पर मास m और यहाँ पर मास m। ये अगेन 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, A है, B है, C है। फिर वही क्वेश्चन है जो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स एट G पर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो चलो एक एक करके फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पेयर किससे बनाएंगे, जहाँ पर निकालने बोला है G से। तो एक पेयर तो ये बना, इस पेयर का फोर्स क्या होगा, F1 2 G M1 2m, फिर कितना 2m, अब बीच का दूरी 1 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें F1 को, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4G m स्क्वायर, ये आया F1। F2 तो बच्चा वही पेयर है, वही आएगा जो अगले बार आया था, G 2m m 1 का स्क्वायर, और इसका कितना आया था 2G m स्क्वायर। और F3 भी सेम पेयर है, तो 2G m स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस बार अगर देखा जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख रहे हो 2 इंटू 2 जा 4 ही हुआ ना, ठीक है। तो हम लेट कर ले रहे हैं कि 2G m स्क्वायर को हम F मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, F मान रहे हैं। तो ये फॉर्मूला कितना हो गया, 2F हो गया बच्चा, ये तुम्हारा कितना हो गया, F हो गया, ये तुम्हारा कितना हो गया, F हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस फिगर में यहाँ पर तुम्हारा क्या लग रहा है, 2F लग रहा है। फोर्स तुम्हारा कितना है, ये आपका F1 था ना, और ये आपका कितना था, F2 था, और ये वाला फोर्स कितना था, F3 था। तो F1 कितने के बराबर है, 2F के बराबर है, ये F के बराबर है, ये F के बराबर है। ठीक, क्लियर है। फिर यहाँ पर अगेन इस तरह से एक्सिस को ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये तुम्हारा y हो गया, ये तुम्हारा x हो गया। अगेन ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा। तो रिजॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, f cos 30 डिग्री। यहाँ पर भी क्या लिखोगे, f sin 30 डिग्री। और यहाँ पर बच्चा रिजॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, f cos 30 डिग्री, और यहाँ पर f sin 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इसी को फ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर तुम्हारा कितना आया है, यहाँ लिख लीजिए f cos 30 डिग्री क्या है, I होगा, यहाँ 2FJ होगा, और यहाँ पर f sin 30 डिग्री J लेकिन माइनस में होगा, और माइनस f sin 30 डिग्री फिर J होगा, और यहाँ पर माइनस f cos 30 डिग्री I होगा बच्चा लोग। क्लियर है। नेट फोर्स जैसे निकालना सिखाए थे वैसे ही रिपीट कीजिए। नेट फोर्स चुपचाप जोड़ देना है आपको, F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों फोर्स को जोड़ देना है। तो F1 आपका कितना आया, कोई भी एक करके मान लीजिए F cos 30 डिग्री क्या लिखिएगा, I लिखिएगा, फिर माइनस F cos 30 डिग्री I लिखिएगा, फिर प्लस 2FJ लिखिएगा, फिर माइनस F sin 30 डिग्री J लिखिएगा, माइनस F sin 30 डिग्री J लिखिएगा। देखो बच्चा ये अगेन कट गया है, 2FJ लिखिएगा, और यहाँ पर 2F sin 30 डिग्री J लिखिएगा, और 2FJ माइनस 2F sin 30 डिग्री 1/2J, और यहाँ पर 2FJ माइनस FJ
यहाँ पर कितना बचा, एफ जे घट के। तो आपका इस बार रिजल्टेंट फोर्स कुछ तो आया है, क्या आया है बाबू, एफ रिजल्टेंट आया है, एफ कितना था आपका 2m², 2gm², ये, और उसका डायरेक्शन किधर है बच्चा, जे, उसका डायरेक्शन किधर है, जे के तरफ, ये डायरेक्शन बतला रहा है और ये इसका मैग्नीट्यूड बतला रहा है। ओके, थैंक यू।